Hello everyone, welcome to the learning platter for our complete course related to HSSC PGT screening. This is our class 6 for the subject programming in C. और आज की क्लास में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है फंक्शंस इन सी. तो देखिए, किसी भी सी प्रोग्राम में एक फंक्शन जरूरी होता है जो होता है मेन फंक्शन. ठीक है, तो मेन फंक्शन आपका हर सी प्रोग्राम में जरूरी है. और ये जो फंक्शन है इसका नाम क्या है? प्री डिफाइंड है. इसका नेम जो है वो क्या है? प्री डिफाइंड है. लेकिन इसे जो इसकी बॉडी होती है वो क्या होती है? यूजर डिफाइंड होती है. ठीक है, ये क्या होती है? यूजर डिफाइंड. तो किसी हमारे सी लैंग्वेज में जो फंक्शंस होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं और यूजर डिफाइंड होते हैं, या जिसे हम प्रोग्रामर डिफाइंड भी बोल देते हैं. ठीक है, प्री डिफाइंड कुछ फंक्शंस होते हैं और यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं. तो देखिए, प्री डिफाइंड में तो हमारे पास प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट सी एच, ये बहुत से फंक्शंस जो हम रेगुलरली यूज करते हैं जब भी सी में प्रोग्रामिंग करें. तो जो ऑलरेडी फंक्शंस बने हुए हैं और सिर्फ हम उन्हें कॉल करते हैं, वो फंक्शंस कौन से होते हैं? प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं. और जो फंक्शंस हम खुद डिफाइन कर रहे हैं, डिक्लेयर एंड डिफाइन कर रहे हैं, वो फंक्शंस होते हैं यूजर डिफाइंड या प्रोग्रामर डिफाइंड. तो किसी भी सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन होगा और साथ के साथ और फंक्शंस भी पॉसिबल हैं. तो देख लेते हैं इनकी डिटेल. तो देखिए, प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं? वो फंक्शंस होते हैं जो प्रोग्रामर डिफाइन कर रहा है. ठीक है, जो प्री डिफाइंड फंक्शंस है वो फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं और लाइब्रेरीज में और सेव्ड हैं और जिन्हें हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं. ठीक है, तो फंक्शंस हमारे किस टेक्निक को फॉलो करते हैं? डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक को फॉलो करते हैं. तो ये एक प्रोग्राम को क्या करते हैं? स्मॉलर पीसेस में क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, और जिससे क्या हो जाता है? इजी हो जाता है मैनेज करना. ठीक है, एक बड़े प्रोग्राम को मैनेज करना और स्मॉलर पीसेस को मैनेज करना क्या होता है? इजी हो जाता है. ठीक है, स्मॉलर पीसेस को हम इंडिपेंडेंटली इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी देखते हैं, यूनिट टेस्टिंग होता है, देन इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है. ठीक है, वो यहीं से रिलेटेड है कि हम छोटे छोटे पीसेस को क्या कर रहे हैं? कोड कर रहे हैं. ठीक है, और उनको आगे फर्दर क्या कर रहे हैं? हर छोटे छोटे कोड को भी टेस्ट कर लेते हैं और उन्हें कंबाइन करके भी, इंटीग्रेट करके भी क्या करते हैं? टेस्टिंग कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर भी हम सी लैंग्वेज में भी फंक्शंस को इसीलिए यूज कर रहे हैं ताकि जो हमारा छोटे छोटे पीसेज हैं उन्हें हम इजीली क्या कर पाए? मैनेज कर पाए. पीसेज क्या होते हैं? क्योंकि मोर मैनेजेबल है एक बड़े प्रोग्राम से. ठीक है, उसमें एरर अगर हम देखनी है तो इजीली फाइंड आउट कर पाते हैं कि ट्रैक कर पाते हैं कहाँ पर्टिकुलर किस फंक्शन में एरर है. और एक ही कोड को अगर हमें बार बार यूज करना है, वहां पर भी हमारे लिए एडवांटेज रहती है कि फंक्शन को हम कितनी बार मर्जी कॉल कर सकते हैं. तो जब भी हम प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शंस यूज कर रहे हैं तो सबसे पहला क्या होना चाहिए? रीडेबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी फंक्शन का नेम है, जो भी हम उस फंक्शन के थ्रू, जो भी उस फंक्शन का ऑपरेशन है, उसी तरह का हम उसका क्या रखें? नेम रखें. ठीक है, तो अगर सम करा रहे हैं या एवरेज करा रहे हैं, मिनिमम कुछ भी फाइंड आउट कर रहे हैं, सर्च करा रहे हैं, सॉर्टिंग करा रहे हैं, तो फंक्शन का नेम भी क्या होना चाहिए? उसी उसके ऑपरेशन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, जो भी फंक्शनैलिटी वो परफॉर्म करने वाला है. देन तो देखिए, जो हमारे प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शंस हैं ये हमारे को देते हैं रीयूज करने की फैसिलिटी भी. तो हम फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं एक ही प्रोग्राम में. अदरवाइज हमें अगर फंक्शंस नहीं यूज करेंगे तो सेम पीस ऑफ कोड को अगेन एंड अगेन क्या करना पड़ेगा? हमें राइट करना पड़ेगा अपने कोड में. और फंक्शंस को हम दूसरे प्रोग्राम्स में भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम ऑलरेडी करते ही हैं. प्रिंटफ, स्कैनफ और भी बहुत से फंक्शंस जो हैं हम क्या करते हैं? यूज करते हैं अपने प्रोग्राम्स में. तो वो ऑलरेडी क्या है? बने हुए हैं, उन्हें हम क्या कर रहे हैं? रीयूज कर रहे हैं. कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शन यूज. तो देखिए, 3 स्टेप्स होते हैं जब भी हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं किसी भी फंक्शन को. फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप भी बोल देते हैं जिसे. नेक्स्ट फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉल. तो अगर हमने फंक्शन को डिफाइन नहीं कर रखा है, अगर उसे यूज करना चाह रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं और उससे पहले हमने डिफाइन नहीं किया हुआ है, देन फंक्शन को डिक्लेयर करना क्या होता है? जरूरी होता है. ठीक है, अगर यूज करने से पहले हमने डिफाइन किया हुआ है देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डिफाइन नहीं किया है तो हमें उसे डिक्लेयर करना जरूरी होता है. देन फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, बॉडी वर्क पूरा हमारा आ जाता है, कोड जो भी फंक्शन का है वो पूरा आएगा. देन फंक्शन कॉल. तो देखिए, प्रोटोटाइप या डेफिनेशन दोनों में से कुछ ना कुछ, दोनों में से कुछ भी पहले आना चाहिए फंक्शन. नेक्स्ट वी हैव प्रोग्राम फंक्शन डेफिनेशन स्ट्रक्चर.
तो देखिए जब भी हमारे पास फंक्शंस होंगे तो उनके डेफिनेशन के दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, टॉप डाउन डिजाइन एंड बॉटम अप डिजाइन। ठीक है, तो सी लैंग्वेज ये दोनों डिजाइन को सपोर्ट करता है। तो देखिए यहाँ पे हम मेन फंक्शन को क्या कर रहे हैं, सबसे पहले डिफाइन कर रहे हैं और बाकी जो फंक्शंस है वो बाद में आ रहे हैं। तो सेकेंड लेवल जो है वो आ गया, देन थर्ड लेवल आ गया फंक्शंस का। और दूसरे तरफ जहाँ बॉटम अप डिजाइन है वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे देखिए हम क्या टेक्निक फॉलो करें, पहले थर्ड लेवल फिर सेकेंड लेवल एंड देन फिर मेन फंक्शन को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो दोनों अप्रोचेस हमारी रहती हैं सी में, टॉप डाउन एज वेल एज बॉटम अप। ठीक है, तो इस केस में तो हमें क्या करना पड़ता है, प्रोटोटाइप्स देने पड़ते हैं, क्योंकि मेन फंक्शन में ही जर्नली हम दूसरे फंक्शंस को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो हमें क्या देने पड़ते हैं, प्रोटोटाइप्स देने पड़ते हैं। लेकिन हमने बात की थी कि अगर हमने पहले ही फंक्शंस को डिफाइन कर लिया और कॉल बाद में करें तो हमें प्रोटोटाइप्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अगर बॉटम अप अप्रोच है, हमारी बॉटम अप डिजाइन अप्रोच है, तो उस केस में प्रोटोटाइप्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, पहले ही डिफाइन कर दिया, जब भी हम कॉल कर रहे हैं उससे पहले ही हमने क्या किया, डिफाइन कर चुके हैं। तो इस वजह से हमें प्रोटोटाइप्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो प्रोटोटाइपिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज है, यहाँ से कई बार कॉन्सेप्ट है जहां से कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप डाउन डिजाइन में देखिए प्रोटोटाइप्स आपको देने की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर हम बॉटम अप डिजाइन की बात करें यहाँ पे प्रोटोटाइप्स की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और मेन मिडल में तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो यही दोनों अप्रोचेस रहती हैं जनरली, टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच। चलिए, तो अभी हमने देखा था कि 3 स्टेप्स हैं हमारे पास, तो वन बाय वन हम तीनों स्टेप्स को एक बार थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है फंक्शन डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप। तो देखिए फंक्शन डिक्लेरेशन और प्रोटोटाइप को हम क्या कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन है बेसिकली, ये इंफॉर्मेशनल डिक्लेरेशन है कंपाइलर के लिए। ठीक है, हम कंपाइलर, सी कंपाइलर यूज करें तो कंपाइलर देखिए ये मशीन ही है। ठीक है, सी लैंग्वेज है, लेकिन ये किस पे रन हो रही है, एक मशीन पे ही रन हो रही है। ठीक है, मशीन को हमें हर एक चीज को बताना पड़ता है। अभी कंपाइलर को हमें बताना पड़ेगा कि हम यहाँ पे सम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने बताया ही नहीं, डिफाइन हमने बाद में किया कि कोई सम फंक्शन है। ठीक है, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले भी हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल को क्या करेंगे, डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, इसी तरह से किसी भी फंक्शन को यूज करने से पहले, कॉल करने से पहले हमें कंपाइलर को बताना पड़ता है कि इस तरह का कोई फंक्शन हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो या तो डिफाइन पहले ही कर दिया यूज करने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डिफाइन हम नहीं कर रहे हैं पहले तो हमें क्या करना पड़ता है, उसे डिक्लेयर करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन कंपाइलर को देनी पड़ती है। तो फिर हम कंपाइलर को बता देते हैं कि कैसे आपने कॉल्स को इंटरप्रेट करना है। ठीक है, फिर उसे पता चल जाता है कि हाँ ये रिटर्न टाइप रहने वाला है, पूरा एक डिक्लेरेशन में हमारा आ जाता है, रिटर्न टाइप आ जाता है, देन फंक्शन का नेम आएगा और फिर फॉर्मल पैरामीटर की लिस्ट आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे उसे पता चल जाएगा कंपाइलर को, यस कि ये एक फंक्शन है, रिटर्न टाइप भी हमारी मैच करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फंक्शन नेम एंड फॉर्मल पैरामीटर लिस्ट। तो फॉर्मल पैरामीटर का सिंटेक्स क्या रहता है, डेटा टाइप एंड देन पैरामीटर का नेम। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, कैरेक्टर ये क्या है, रिटर्न टाइप, देन ग्रेड क्या है, फंक्शन का नाम, और इंट स्कोर। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है ये क्या रिसीव करने वाला है, एक इंटीजर टाइप वेरिएबल जो वैल्यू है वो रिसीव करने वाला है। ठीक है, तो ये और रिटर्न क्या करेगा, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो देखिए तो हमारा डिक्लेरेशन कहाँ होना चाहिए, ये हमेशा प्लेस्ड होना चाहिए किसी भी कॉल से पहले। ठीक है, अगर हमने कोई भी फंक्शन यूज किया तो देखिए मेन फंक्शन में अगर हम एक फंक्शन यूज करें टोटल कॉस्ट, ठीक है, एक फंक्शन यूज करें हम टोटल कॉस्ट, तो ये फंक्शन जब भी कॉल होगा उससे पहले डिक्लेरेशन होनी चाहिए। ठीक है, सो इट इज प्लेस्ड बिफोर एनी कॉल्स एंड जर्नली अबव ऑल फंक्शंस इन ग्लोबल स्पेस। ठीक है, तो या तो हम इसे ग्लोबली डिक्लेयर कर देते हैं, ग्लोबल में क्या करते हैं हम किसी भी फंक्शन, जितने भी फंक्शंस हैं उनसे पहले, ठीक है, फंक्शंस के बाहर ही क्या करते हैं, ये क्या ग्लोबल एरिया, बाकी क्या ये मेन फंक्शन है और कुछ फंक्शंस हैं हमारे प्रोग्राम में। ठीक है, तो मेन से भी पहले अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो कौन सा एरिया होता है, ग्लोबल स्पेस होता है। ठीक है, या तो हम वहां ग्लोबली डिक्लेयर कर देते हैं फंक्शंस को, या हम कहाँ कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं कॉलिंग फंक्शन के डिक्लेरेशन स्पेस में। तो अगर मेन से हमने उस फंक्शन को कॉल करना है तो ये अगर यहाँ पे हम डिक्लेयर करें हैं वेरिएबल्स भी A B C, यहीं पे हम क्या कर देंगे, ये डिक्लेरेशन भी दे देंगे।
ठीक है। कॉलिंग फंक्शन मीन्स जिस फंक्शन से हम क्या कर रहे हैं, दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमने टोटल कॉस्ट फंक्शन मेन से कॉल की है तो मेन क्या हो गया, इसके लिए कॉलिंग फंक्शन हो गया। मेन क्या हो गया, कॉलिंग फंक्शन। और ये फंक्शन कौन सा है, कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, जिसको कॉल किया गया वो फंक्शन कौन सा है, कॉल्ड फंक्शन। और जो फंक्शन इस फंक्शन को कॉल कर रहा है वो फंक्शन कौन सा हो जाता है, कॉलिंग फंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो जो डिक्लेरेशन है हमें हमारी वो कहाँ आएगी, ग्लोबली। या तो डिक्लेयर करेंगे हम, या हम किसी एक फंक्शन में डिक्लेयर कर देंगे उसका जो भी डिक्लेरेशन एरिया है वहां पर। ऑल्टरनेटिव फंक्शन डिक्लेरेशन। सो देखिए, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है, इंफॉर्मेशन है कंपाइलर के लिए। ठीक है, तो कंपाइलर को क्या जानने की आवश्यकता है, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट, ये सब चीजें जाननी होती है कंपाइलर को। ठीक है, तो कंपाइलर के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है हमें कि यहाँ पे हम जो वेरिएबल्स हैं उनके नेम्स स्पेसिफाई करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह हमें क्या देने की जरूरत है, जो रिटर्न टाइप है वो देना है, फंक्शन का नाम देना है, और पैरामीटर्स की लिस्ट देनी है। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है हमें, अगर हमें हमारे जो वेरिएबल के नेम्स है वो अभी तक डिसाइडेड नहीं है, आगे हम फंक्शन जब डिफाइन करेंगे तब हम उन्हें फाइनलाइज करने वाले हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं जरूरी है कि यहाँ जो वेरिएबल नेम्स है वो आपको देने जरूरी हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने दिया हुआ है इंट क्वांटिटी और यूनिट कॉस्ट। अगर ये वेरिएबल के नेम्स आपके अभी तक डिसाइडेड नहीं है, सो यू कैन स्किप दीज नेम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 चीजें जरूरी होती है कंपाइलर को बतानी, ये आपने ध्यान रखना है, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम और पैरामीटर लिस्ट। ठीक है, ये तीनों चीजें हमें देनी होती है। पैरामीटर्स की जो नेम है वो देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको ये देना होता है कि कितना नंबर होगा। बेसिकली पैरामीटर लिस्ट में क्या मतलब है, नंबर और उनका टाइप। ठीक है, नंबर एंड टाइप ऑफ द पैरामीटर्स। ठीक है, जो नंबर और टाइप होंगे ये पैरामीटर्स के वो देने हमें जरूरी हैं, उनके नेम्स देने जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव फंक्शन डेफिनेशन। तो देखिए, जो भी एक्चुअल कोड है या इम्प्लीमेंटेशन है वो कहाँ पर है, फंक्शन डेफिनेशन में है, जहां पे हमें पता चल रहा है कि फंक्शन कर क्या रहा है। ठीक है, कोई भी अगर सॉर्टिंग का फंक्शन है तो सॉर्ट हम जो कर रहे हैं, जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर पा रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो हमने कहाँ दी हुई है, फंक्शन डेफिनेशन में दी हुई है, जो सॉर्टिंग को एक्चुअली परफॉर्म करेंगी। ठीक है, सो इट इज जस्ट लाइक इम्प्लीमेंटिंग फंक्शन मेन। तो जैसे हम मेन में कोडिंग करते हैं उसी तरह से हम फंक्शन में कर रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन में। ठीक है, तो मेन में भी हम डिफरेंट स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इसी तरह से एक पर्टिकुलर फंक्शन में जो भी वो फंक्शन काम कर रहा है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स हम उस फंक्शन में दे देते हैं। ठीक है, कोई भी वेरिएबल्स हमें चाहिए वो वेरिएबल्स ले रहे हैं हम, और बाकी जो भी हम प्रोसेसिंग करा रहे हैं वो प्रोसेसिंग हम करा सकते हैं मेन किसी भी फंक्शन में। ठीक है, तो देखिए इसका जर्नल फॉर्मेट क्या रहता है, हेडर होता है और साथ में बेसिक ब्लॉक होता है। ये आपका वही सिमिलर होता है फंक्शन प्रोटोटाइप के। ठीक है, जो डिक्लेयर करते हैं हम वही सेम यहाँ पे रहेगा, रिटर्न टाइप, देन फंक्शन नेम एंड देन पैरामीटर लिस्ट। इसे हेडर भी बोल देते हैं फंक्शन का। और हमारे पास सेकेंडली क्या रहेगा, बेसिक ब्लॉक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल में हमने लिया, ये हेडर है और साथ में ये क्या है, आपका ब्लॉक है जिसमें हम कुछ भी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, और ये हमारा क्या होता है, फंक्शन डेफिनेशन। देन वी हैव रिटर्न स्टेटमेंट। तो देखिए रिटर्न स्टेटमेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रिटर्न जो है हमारा रिटर्न टाइप है। किसी भी फंक्शन का क्या होता है, कुछ भी रिटर्न टाइप होता है। तो देखिए फंक्शन जब हम कह रहे हैं रिटर्न टाइप, तो क्या कर रहा है, इट मीन्स फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो फंक्शन में हमें क्या यूज करना पड़ता है, रिटर्न स्टेटमेंट यूज करनी पड़ती है। तो जहां से भी उसे कॉल किया गया होता है, जैसे अगर हमने मेन फंक्शन से एक फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है, एक सम फंक्शन है, सम फंक्शन को हमने 10 और 20 दिया, और ये हम सी में क्या करा रहे हैं, सी एक वेरिएबल है, उसमें ये वैल्यू क्या कराना चाहते हैं, जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा इसमें स्टोर कराना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि फंक्शन ले लिया इंट सम। ठीक है, और ये इसमें दो वेरिएबल्स क्या हो रहे हैं, दो वेरिएबल्स ये क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहा है। और यहाँ पे अब ये एक्स और वाई है पैरामीटर सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये क्या करे, इंट जेड लेता है, और जेड में क्या किया, एक्स और वाई को ऐड कराया, और इसने फिर क्या किया, रिटर्न कर दिया जेड को। ठीक है, अब ये जब रिटर्न कर रहा है तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, इसमें सी में जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई भी फंक्शन कोई भी फंक्शन है और वो रिटर्न करना चाहता है वैल्यू, अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराना चाहते हैं, देन नो नीड टू स्पेसिफाई इट, और यहाँ से इंट हट जाएगा।
ठीक है, तो अगर ये कुछ भी रिटर्न नहीं कराएगा तो वॉइड आ जाएगा, सिर्फ ये कुछ प्रिंट करा रहे हैं एंड ऑल इसी तरह से, लेकिन कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहे तो हम रिटर्न टाइप क्या ले लेते हैं, वॉइड ले लेते हैं। लेकिन ये अगर रिटर्न करा रहे हैं, जिस भी तरह की वैल्यू रिटर्न कराएगा उसी तरह का यहाँ पे फंक्शन का आगे क्या आएगा, रिटर्न टाइप आएगा। अगर तो ये फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न कराएगा तो यहाँ पे फ्लोट आएगा, फ्लोट सम। और इसी तरह से अगर कैरेक्टर टाइप की वैल्यू रिटर्न कराना चाहता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो रिटर्न स्टेटमेंट हम तब यूज करते हैं अगर फंक्शन कुछ भी रिटर्न करा रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, देखिए सिंटेक्स क्या रहेगा, रिटर्न एंड रिटर्न वैल्यू एक्सप्रेशन। जो भी रिटर्न करा रहे हैं हम, या तो एक्सप्रेशन होगा या कोई भी वेरिएबल होगा, तो सिंपली उसका वेरिएबल का नेम लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, दो एक्शन कर रहा है, सेट्स रिटर्न वैल्यू एंड ट्रांसफर्स कंट्रोल बैक टू कॉलिंग फंक्शन। तो जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट मिलती है, अदरवाइज किसी भी फंक्शन की क्लोजिंग ब्रेस देखते ही क्या होता है, कंट्रोल वापस चला जाता है। ये अगर कॉल्ड फंक्शन था और यहाँ पे कॉलिंग फंक्शन है, तो कॉल्ड फंक्शन से कंट्रोल कहाँ पहुंच जाता है, कॉलिंग फंक्शन पर पहुंच जाता है क्लोजिंग ब्रेसेस को देखते ही। लेकिन अगर उससे पहले ही कहीं पे रिटर्न स्टेटमेंट हमने दे दी है कॉल्ड फंक्शन में, तो रिटर्न स्टेटमेंट को देखते ही, ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट जैसे ही मिलेगी तो कंट्रोल वापस कहाँ चला जाएगा, कॉलिंग फंक्शन पर चला जाएगा। ठीक है, तो जो भी हमारी रिटर्न स्टेटमेंट है वो दो काम करती है, एक तो रिटर्न करती है वैल्यू को, और एक का क्या काम करती है, ट्रांसफर कर देती है कंट्रोल वापस कॉलिंग फंक्शन को। ठीक है, तो हमारे फंक्शन में क्या होना चाहिए, एक ही रिटर्न स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए जगह जगह पे हमने रिटर्न दे दिया, तो क्योंकि वो फर्स्ट रिटर्न से ही क्या होगा, वापस चला जाएगा, बाकी का आगे तो कोड क्या होगा, कुछ भी उसका यूज नहीं होगा। ठीक है, रिटर्न इज लास्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो जो भी हम फंक्शन में ले रहे हैं उसमें रिटर्न जहां पर भी यूज करें तो वो क्या होनी चाहिए, लास्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसके बाद आपने स्टेटमेंट्स दी हैं तो वो आपका कंट्रोल वहां तक कभी जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप वैसे ही दे रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर एक अच्छी प्रोग्रामिंग देखें तो उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, रिटर्न स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, बिल्कुल लास्ट में ही होनी चाहिए, ताकि जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो एटलीस्ट एग्जीक्यूट हो। ठीक है, अदरवाइज तो कोई उनका यूज ही नहीं है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट, और रिटर्न स्टेटमेंट का हमारा ये काम रहता है। देन हमारे पास आता है फंक्शन कॉल। तो देखिए फंक्शन कॉल क्या करता है, यूजिंग फंक्शन नेम ट्रांसफर्स कंट्रोल टू फंक्शन। तो फंक्शन नेम से हम क्या करें, जब भी हम फंक्शन नेम को यूज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमने फंक्शन बनाए हुए हैं, जैसे हमने देखा c इज इक्वल टू 1020, ये लिया हमने सम 1020, तो जैसे ही हमने ये फंक्शन को कॉल किया तो हमारा कंट्रोल, अगर ये मेन फंक्शन है तो मेन फंक्शन में अभी इसके बाद कुछ और भी स्टेटमेंट्स हैं, तो ये स्टेटमेंट्स अभी नहीं एग्जीक्यूट होंगी, हमारा कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, सम फंक्शन के पास चला जाएगा। जैसे ही ये सम फंक्शन को कॉल किया तो हमारा कंट्रोल कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। अभी जब वापस आया तो इसी स्टेटमेंट के पास आएगा, ये रिटर्न करेगा कुछ और इसके पास पहुंच जाएगी वैल्यू, और फिर इसके बाद की जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, तो जैसे ही सम फंक्शन हमारा इस तरह से आया, जैसे ही कंपाइलर देखता है किसी भी फंक्शन को जहां से कॉल किया गया है, कोई भी कॉल्ड फंक्शन, तो कॉलिंग फंक्शन से कंट्रोल कहाँ पहुंच जाता है, कॉल्ड फंक्शन के पास पहुंच जाता है। ठीक है, जिस भी फंक्शन को कॉल किया जा रहा है वहां पहुंच जाता है। और वैल्यूज क्या होती है, पास कर दी जाती है थ्रू पैरामीटर्स। तो यहाँ पे अगर हम 1020 पास कर रहे हैं सम को, ठीक है, तो वो सम के पास पहुंच जाएंगी। यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, इंट a कॉमा इंट b लिया हुआ है, तो 10 जो वैल्यू है वो किस में चली जाएगी, a में चली जाएगी, और जो 20 वैल्यू है वो b में चली जाएगी। ठीक है, तो जो ये वैल्यूज होती हैं ये कहाँ चली, जो वैल्यूज होती हैं किस में पास हो जाती हैं, पैरामीटर्स में पास हो जाती हैं। स्टेटमेंट्स विद इन फंक्शन आर एग्जीक्यूटेड। अब स्टेटमेंट जो फंक्शन में है वो क्या होती हैं, एग्जीक्यूट हो जाती हैं। एंड कंट्रोल कंटिन्यूज आफ्टर द कॉल। अभी जो कंट्रोल है, जब कॉल हुआ तो इसके पास आ गया, और जब यहाँ पे ये फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट हो गया, इसकी क्लोजिंग ब्रेस पे या रिटर्न पे कंट्रोल क्या है, वापस जिसने कॉल किया था उसी के पास चला जाएगा। For value returning functions, either store the value for later use or use the value returned without storing. तो देखिए यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, या थ्रो अवे रिटर्न वैल्यू। तो देखिए या तो हम क्या कर रहे हैं कि वैल्यू जो हमने कॉल किया, जैसे हमने क्या लिया था अभी एग्जांपल, c इज इक्वल्स टू एक फंक्शन कॉल किया था सम एंड 1020।
ठीक है। अभी हमारे पास डिफरेंट केसेस पॉसिबल हैं कि हम या तो सी में वो वैल्यू को स्टोर कराएं, ठीक है, जो भी सम फंक्शन रिटर्न कर रहा है उसे सी में स्टोर कराएं, आगे कभी भी हमें यूज करना है तो हम उसे यूज कर पाएं, ठीक है। या हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि जो वैल्यू हमें वो रिटर्न कर रहे हैं हम उसे क्या करें, डायरेक्टली प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। कहीं पे भी उसे हम क्या नहीं करा रहे, कहीं पे भी किसी भी वेरिएबल में हम स्टोर नहीं कराना चाहते, तो हम क्या करें, फंक्शन को कॉल करें प्रिंट स्टेटमेंट से ही, और वो जो वैल्यू रिटर्न होगी वो यहीं पे क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, डायरेक्टली क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। या हम क्या करें, थ्रो अवे रिटर्न वैल्यू, तो हम क्या करें, इस वैल्यू को कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है, तो वो चीज भी पॉसिबल है, ठीक है। सिर्फ फंक्शन को हमने क्या किया, कॉल किया है, और कोई भी वैल्यू हमने क्या है, यूज नहीं की है, ठीक है। तो अलग अलग चीजें पॉसिबल हैं, अगर हम सी में कराना चाहते हैं, किसी वेरिएबल में कराना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं, और नहीं कराना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली उसे प्रिंट भी करा सकते हैं, या उसी फंक्शन में प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसी फंक्शन में भी क्या होगा, रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। Next, we have parameters or arguments. So we have two types of parameters, formal parameters and actual parameters. ये arguments बोलते हैं जिन्हें। तो देखिए ये formal parameters कौन से होते हैं, जो function declaration, definition और function की जो body है उसमें जब भी हम variable name को use कर रहे हैं तब use हो रहे हैं, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन के हेडर में, फंक्शन डिक्लेरेशन में, और जो हमारी डेफिनेशन है उसमें भी, जहां पे भी हमें वेरिएबल नेम को यूज करना है वहां पे हमारे कौन से पैरामीटर्स यूज होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स यूज होते हैं, ठीक है। तो एफ से फंक्शन है, एफ से फॉर्मल है, इससे हमने याद रखना है जो फंक्शन है उसमें कौन से पैरामीटर्स यूज होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स यूज होते हैं। और एक्चुअल पैरामीटर्स कौन से होते हैं, जो हम जहां से फंक्शन को कॉल किया जा रहा है वहां पे जो पैरामीटर्स यूज किए गए हैं वो पैरामीटर्स कौन से होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं। तो देखिए पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हमने बात की कि फॉर्मल पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स, एक्चुअल पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स। तो पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में क्या कोई डिफरेंस है, यस। तो देखिए यहाँ पे नेम्स जो है इनके ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो टेक्निकली पैरामीटर जो है वो फॉर्मल पीस है और आर्ग्यूमेंट क्या है, एक्चुअल पीस है, ठीक है। तो जो जहां से भी हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन को वहां पे जो भी वेरिएबल्स हम यूज करें वो वेरिएबल्स क्या हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो वेरिएबल्स क्या हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं। और जो फंक्शन है जहां पे हम पैरामीटर्स टर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं, पैरामीटर टर्म यूज कर रहे हैं, जो क्या है, फॉर्मल पीस है, ठीक है। तो जो एक्चुअल पैरामीटर्स है वो क्या है, आर्ग्यूमेंट्स है, जहां से फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। अगर मेन से कोई भी फंक्शन कॉल किया जा रहा है और यहाँ ए और बी दो पैरामीटर्स है, यहाँ से हम सम को क्या पास करें, ए बी, और यहाँ पे सम फंक्शन है, ठीक है, जहां पे हम किस में वैल्यूज डलवा रहे हैं, इंट एक्स और वाई में वैल्यू डलवा रहे हैं। तो ए बी क्या होंगे, एक्चुअल पैरामीटर्स होंगे, और जो हमारे क्या हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं बेसिकली, ठीक है, जो जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। तो ये आपने याद रखना है, जो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं ये वाले कौन से हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स। तो जो एक्चुअल होते हैं, ए फॉर एक्चुअल एंड ए फॉर आर्ग्यूमेंट्स, एफ फॉर फॉर्मल, ठीक है, ये क्या है, फंक्शन में जो यूज हो रहे हैं वो क्या है, फॉर्मल, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल को क्या बोलते हैं, इन्हें अगर हम आर्ग्यूमेंट्स बोल रहे हैं तो इन्हें क्या बोलेंगे, पैरामीटर्स बोलेंगे। फंक्शंस कॉलिंग फंक्शंस, नेक्स्ट इज फंक्शन कॉलिंग फंक्शन। तो देखिए लास्ट जो हमारा एग्जाम हुआ था, जो लास्ट 2015 में एग्जाम हुआ था एचएसएससी का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, हम उन फंक्शंस को क्या बोलते हैं जो अपने आप को ही कॉल करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था लास्ट टाइम। तो क्वेश्चंस आपके आने यहीं से हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, और कहीं से नहीं आने हैं क्वेश्चंस, आने यहीं से, इन्हीं टॉपिक से ही आने हैं, ठीक है। तो देखिए फंक्शंस जो अपने आप को कॉल करते हैं उन फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, सो वी आर ऑलरेडी डूइंग दिस। मेन इज अ फंक्शन कॉलिंग printf, ठीक है। मेन एक ऐसा फंक्शन है जो किसको कर रहा है, कॉल किसी और फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है। अब हमने ये तो देख लिया कि कोई फंक्शन अब किसी और फंक्शन को कॉल कर रहा है, लेकिन जब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिकर्जन बोलते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिकर्जन बोलते हैं। बाकी तो फंक्शंस क्या होते हैं, मेन फंक्शंस से हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी और प्री डिफाइंड फंक्शंस भी कॉल करते ही हैं, ठीक है। तो अभी जो फंक्शन अपने आप को कॉल करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिकर्जन। नेक्स्ट वी हैव डिक्लेयरिंग वॉइड फंक्शंस।
तो देखिए डिक्लेयरिंग, हमें जब भी वॉइड फंक्शंस डिक्लेयर करने होते हैं तो हम आगे क्या देते हैं, रिटर्न टाइप वॉइड दे देते हैं। इसका मतलब ये जो फंक्शंस हैं, ये जो फंक्शन है ये किसी भी तरह की वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, वॉइड फंक्शंस कौन से होंगे, वो फंक्शंस जो किसी भी तरह की वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाले हैं। ठीक है, वो फंक्शंस कौन से हैं, वॉइड फंक्शंस हैं। सो नथिंग इज रिटर्न्ड। ठीक है, जब भी हम वॉइड फंक्शंस दे रहे हैं तो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, और इन फंक्शंस में रिटर्न स्टेटमेंट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये जब भी फंक्शन का एंड होगा तो अपने आप ही कंट्रोल क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। और नॉन वॉइड फंक्शंस मस्ट हैव रिटर्न स्टेटमेंट। तो जो नॉन वॉइड फंक्शंस होते हैं जैसे इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, वो उनमें हमेशा रिटर्न स्टेटमेंट होगी। तो वॉइड स्टेटमेंट्स में हम जनरली क्या करते हैं, प्रिंट की हेल्प से ही, या वैल्यूज कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं तो कॉल बाय रेफरेंस अप्रोच यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, प्रिंट एफ करा दे रहे हैं जो भी वैल्यूज हैं, जो कैलकुलेशंस, ऑब्वियसली कोई फंक्शन बनाया है तो किसी काम के लिए ही बनाया होगा, तो या तो यहीं पे प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, या कॉल बाय रेफरेंस अप्रोच यूज करते हैं। ठीक है, वो एक अलग वीडियो में कवर करेंगे हम, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस एंड पॉइंटर्स। नेक्स्ट वी हैव कॉलिंग वॉइड फंक्शंस। तो देखिए जब भी वॉइड फंक्शंस को कॉल करते हैं, तो कहीं से भी कॉल कर रहे हैं, अगर हम मेन से कर रहे हैं तो हमें वहां पे कोई किसी भी वैल्यू में किसी भी वेरिएबल में इसकी वैल्यू डलवाने की जरूरत नहीं है। अगर हमने शो रिजल्ट की है, इसे कॉल की है, तो इस फंक्शन के लिए हमें कभी भी वेरिएबल की जरूरत नहीं है जब कॉल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने पहले देखा था, तो कि अदरवाइज हमें सी में क्या करना पड़ रहा है, अगर इन टाइप का सम फंक्शन था, ठीक है, तो अगर हमारा सम जो था वो इंट टाइप का था तो उसकी वैल्यू को हमें क्या करना पड़ रहा था, किसी वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रिटर्न ही नहीं कर रहा है कुछ, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, उसे कॉल कर लेंगे, कोई भी वेरिएबल की यहाँ पे जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही। देन वी हैव फंक्शन डॉक्यूमेंटेशन। तो देखिए फंक्शन डॉक्यूमेंटेशन क्या है, बेसिकली जहाँ पे हम डॉक्यूमेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी फंक्शन के लिए हम कमेंट्स में क्या स्पेसिफाई करें कि वो फंक्शन एक्चुअल में क्या कर रहा है, या उस फंक्शन में जो आगे की फर्दर स्टेटमेंट्स हैं वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्या कर रही है। ठीक है, अलग अलग स्टेटमेंट्स के बारे में हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये जर्नली कब यूज होते हैं, जब भी प्रोग्राम मेंटेनेंस होता है। ठीक है, तो मेंटेनेंस पे जब भी वर्क होता है तो ये होता है, जरूरी नहीं है वही प्रोग्रामर उसी कंपनी में है, या कोई और किसी के पास भी जा सकता है मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, तो वहां पे इन सब चीजों की क्या होती है, नीड होती है, एक इजी हो जाता है समझना कि इस फंक्शन में, इस प्रोग्राम में क्या किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर नेम्स। तो देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शंस, तो अगर डिफरेंट फंक्शंस हैं हमारे प्रोग्राम में, तो अगर हमने वेरिएबल्स लिए हुए हैं, ठीक है, कि ये फंक्शन है, कि ये फंक्शन है, एक मेन फंक्शन है, अगर डिफरेंट हमने वेरिएबल्स लिए हैं या आइडेंटिफायर नेम्स लिए हुए हैं, तो अब कौन सा वेरिएबल या कौन सा आइडेंटिफायर कहाँ पर विजिबल होगा, कहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, क्या स्कोप होगा उस पर्टिकुलर आइडेंटिफायर का, क्या नहीं, कहाँ नहीं होगा, वो कहाँ विजिबल नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये देख रहा है, तो यहाँ से हम क्या देखना चाहते हैं कि कौन से फंक्शन में कौन सा वेरिएबल विजिबल होगा और कौन सा नहीं होगा। ठीक है, स्कोप क्या बताता है कि कहाँ कोई आइडेंटिफायर विजिबल है और कहाँ नहीं है। ठीक है, एक हमारे पास दूसरी चीज होती है लाइफ टाइम। ठीक है, दो चीजें हम देखेंगे, स्कोप एंड लाइफ टाइम। तो देखिए लाइफ टाइम क्या है, लाइफ टाइम है कि कब तक वो एग्जिस्ट करेगा, कब तक वो एग्जिस्ट करेगा, कब वो एलोकेशन होगी और कब वो डी एलोकेट हो जाएगा। ठीक है, कब भी उसको डी एलोकेट हो जाएगी मेमोरी जो असाइंड है। ठीक है, तो जो भी वेरिएबल्स हैं उनके साथ दो चीजें एसोसिएटेड होती हैं, स्कोप एंड लाइफ टाइम। तो देखिए कहाँ तक वो विजिबल है वो बता रहा है स्कोप, और क्या उसकी लाइफ है। ठीक है, यहाँ तक कितना देर तक वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा वेरिएबल, वो क्या है, लाइफ टाइम है। तो देखिए जब भी हम स्कोप देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, विजिबिलिटी। तो ये क्या है, बिगिंस एट डेफिनेशन विद इन ब्लॉक। तो जर्नली क्या होती है, ब्लॉक के बीच में। ठीक है, जब हम ब्लॉक शुरू कर रहे हैं और जहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर की है और यहाँ जब एंड किया, तो वहीं तक क्या होता है, स्कोप होता है किसी भी वेरिएबल का। ठीक है, जर्नली क्या होता है कि जो स्कोप है वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन की ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस के बीच में ही क्या रहता है, स्कोप रहता है। जहां से ये शुरू हो रहा है ब्लॉक और जहां पे ये खत्म हो रहा है, वहां तक क्या रहता है,
स्कोप रहता है किसी भी आइडेंटिफायर का। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स होते हैं, लोकल वेरिएबल्स होते हैं, ग्लोबल होते हैं, स्टैटिक होते हैं। ठीक है, डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, लोकल होते हैं, जो एक किसी पर्टिकुलर फंक्शन में होते हैं। ठीक है, एक ही पर्टिकुलर फंक्शन में हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक अगर ए ले लिया हमने वेरिएबल तो एक ही हो सकता है, और किसी फंक्शन में हम दोबारा उस वेरिएबल को ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक ही फंक्शन में एक नाम से एक ही वेरिएबल रहेगा। ठीक है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर फंक्शन में जो यूज हो रहे हैं वो कौन से होते हैं, लोकल वेरिएबल्स। और ग्लोबल वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जो हम आउटसाइड किसी भी फंक्शन में डिक्लेयर ना करके उसे कहाँ करें, ग्लोबली डिक्लेयर करें। इट मींस मेन या जितने भी फंक्शंस हैं हमारे, उन सब फंक्शन से क्या कर रहे हैं, बाहर डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने हैश इंक्लूड लिया और मेन फंक्शन है, जो पहला ही फंक्शन है, उसके बीच में जो एरिया है ग्लोबली डिक्लेरेशन का, ठीक है, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। तो वो वेरिएबल्स क्या हो जाते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स हो जाते हैं, और उनका स्कोप क्या रहता है, ग्लोबल रहता है। ठीक है, जो डिक्लेयर किए जाते हैं आउटसाइड फंक्शन बॉडीज, और वो सभी फंक्शंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, उन वेरिएबल्स को सभी फंक्शंस क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया अगर डबल टेक्स्ट रेट, ठीक है, एक डबल टाइप का वेरिएबल लिया टेक्स्ट रेट, तो अभी इसको मेन भी यूज कर सकता है, और भी अगर नंबर है हमारे पास, नंबर ऑफ फंक्शंस, तो सब इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या रहती है, अभी कोई भी फंक्शन गलती से भी क्या कर सकता है, किसी इस वैल्यू को क्या कर सकता है, अपडेट कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे कॉन्स्ट इसे डिक्लेयर कर दिया है। तो कॉन्स्ट डिक्लेयर करने से इस जो वेरिएबल की वैल्यू है ये कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे अदरवाइज ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करने का डिसएडवांटेज यही रहता है कि कहीं पे भी वो चेंज हो सकता है, क्योंकि उसे कहीं पे भी कोई भी यूज कर सकता है उस वेरिएबल को। नेक्स्ट देखा हमने लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम में हम देख रहे हैं कि वेरिएबल कब तक रहेगा। ठीक है, उसकी जो वारंटी है, जैसे हम देखते हैं कि क्या होती है, लाइफ टाइम होती है। तो इसी तरह से क्या उस वेरिएबल की जो लाइफ है वो पूरे प्रोग्राम में है, या उसकी कुछ ही किसी फंक्शन में ही है। ठीक है, उसकी लाइफ कितनी है वो हम बेसिकली चेक करते हैं लाइफ टाइम में। स्कोप में हम देख रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ विजिबल है। ठीक है, लाइफ टाइम और स्कोप में क्या फर्क है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो कब उस वो खत्म हो जाता है। ठीक है ना, कब वो खत्म हो गया, वो कब तक जिएगा बेसिकली। ठीक है, तो नॉर्मली वेरिएबल्स आर एलोकेटेड व्हेन डिफाइंड एंड डी एलोकेटेड एट द एंड ऑफ द ब्लॉक। तो जर्नली जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो एलोकेट होते हैं, उनको मेमोरी एलोकेट होती है जब डिफाइन किए जाते हैं, और डी एलोकेट हो जाती है तब, जब डी एलोकेट हो जाते हैं वो जब हम क्या, हमारा क्या आता है, एंड ऑफ द ब्लॉक आ जाता है। तो देखिए 4 स्टोरेज क्लासेस हैं हमारी सी में, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, रजिस्टर स्टोरेज क्लास, स्टैटिक स्टोरेज क्लास एंड एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। तो ये चारों क्लासेस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे फीचर्स क्या रहते हैं ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के। स्टोरेज क्या होती है, कहाँ पे होती है, मेमोरी में, और डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू इसमें क्या रहती है, अनप्रेडिक्टेबल, मतलब गार्बेज वैल्यू रहती है। जो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास है तो देखिए उसमें इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी, गार्बेज रहेगी। तो यहाँ पे ये नहीं जरूरी है, दो चीजें होती हैं, या तो जीरो होगी वैल्यू या गार्बेज होती है। तो ऑटोमेटिक जो स्टोरेज क्लास है उसमें जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, गार्बेज रहती है। ठीक है, और ये कहाँ पे स्टोर हो रही है, मेमोरी में, और इसका स्कोप क्या रहता है, लोकल रहता है, जिस भी ब्लॉक में इस वेरिएबल को डिफाइन किया गया है। और इसकी लाइफ भी क्या होती है, उसी पर्टिकुलर ब्लॉक में रहती है। ठीक है, उस ब्लॉक से बाहर इस वेरिएबल को अगर हम एक्सेस करेंगे तो हमें ना तो ये वेरिएबल विजिबल होगा और ना ही इसकी वैल्यू विजिबल होगी। ठीक है, ना ही इसकी वैल्यू हम यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका स्कोप भी लोकल होता है, और लाइफ भी क्या होती है, लोकल ही होती है, उसी तक ही होती है। ठीक है ना, उसी ब्लॉक तक रहेगी। जैसे ही हम उस ब्लॉक से बाहर आए तो ये वेरिएबल की लाइफ जो है खत्म हो जाती है। देन वी हैव रजिस्टर स्टोरेज क्लास। तो देखिए रजिस्टर स्टोरेज क्लास में स्टोरेज कहाँ हो रही है, सीपीयू रजिस्टर्स में हो रही है, जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं वेरिएबल्स, जैसे कि हमारे काउंटर वेरिएबल होता है आई, जो हम लूप काउंटर वेरिएबल उसे यूज करते हैं। तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली हमारा जब लूप हो रहा है तो यूज हो रहा है। तो इस तरह के वेरिएबल्स को कहाँ स्टोर कर लिया जाता है, सीपीयू रजिस्टर्स में स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, तो सीपीयू रजिस्टर्स क्या है, सीपीयू में ही रिसाइड करते हैं, दैट्स वाई थोड़ा फास्ट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए लेकिन इनकी मेमोरी जो है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, मेमोरी जो है इनकी बहुत लिमिटेड होती है सीपीयू रजिस्टर्स की। तो इसमें थोड़ा ही जो है स्टोरेज होता है। तो डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू इसकी क्या रहेगी, गार्बेज वैल्यू रहेगी। इस केस में भी स्कोप क्या रहेगा, लोकल रहेगा, और लाइफ क्या रहेगी,
जहाँ तक का इसका वेरिएबल का क्या है, जब इसका वो कंट्रोल खत्म हो जाता है, ब्लॉक खत्म हो गया, तो इसकी लाइफ भी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो रजिस्टर स्टोरेज क्लास में बस डिफरेंस आपका क्या रहेगा कि इसमें क्या रहता है, स्टोरेज कहाँ रहता है, सीपीयू रजिस्टर्स में रहता है। और अगर किसी वेरिएबल को हमने रजिस्टर बनाना है तो उसके आगे हमें लिखना पड़ता है रजिस्टर इंट आई। ठीक है, उसके आगे हमें क्या लिखना पड़ता है, रजिस्टर इंट आई। बाय डिफॉल्ट जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो ऑटोमेटिक टाइप के होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टैटिक स्टोरेज क्लास। तो देखिए स्टैटिक स्टोरेज क्लास में क्या होता है, स्टोरेज जो रहती है मेमोरी में रहती है, लेकिन जो डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू होती है स्टैटिक वेरिएबल्स की वो क्या होती है, जीरो। ठीक है, स्टैटिक स्टोरेज वैल्यू क्लास के जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी क्या रहेगी, इनिशियल वैल्यू जीरो रहेगी। और स्कोप क्या रहता है इसका, लोकल ही रहता है, लेकिन वैल्यू इसकी लाइफ क्या रहती है, इसकी लाइफ जो है वो रहती है, अगर ये कंट्रोल हमारा इस फंक्शन से बाहर जाके वापिस आ रहा है तो इसकी वैल्यू, ये वैल्यू, ये वाले जो वेरिएबल्स होंगे स्टैटिक टाइप के वेरिएबल्स, इनकी वैल्यू क्या रहती है, वापस रहती है, मतलब रिटेन करके रखता है ये। ठीक है, रिटेन करके क्या रखता है, वैल्यू को रिटेन करके रखते हैं जो भी स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो इसका स्कोप तो सिर्फ इसी में है, हम इसके बाहर इस वेरिएबल को, अगर यहाँ पे हमने एक आई वेरिएबल ली है तो इसके बाहर हम इस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। लेकिन ये अगर घूम फिर के कहीं से आ रहा है, वापस कंट्रोल चला गया हमारा कहीं और, तो और वापस जब यहाँ पे कंट्रोल आया तो इसका जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, जो प्रीवियस वैल्यू थी वो बची रहेगी, मतलब वो वैल्यू हमारे पास रहेगी। ठीक है, ये डिफरेंस होता है हमारा ऑटो वेरिएबल्स और स्टैटिक वेरिएबल्स में। ठीक है, तो ये इसकी जो वैल्यू है वो अगर हमने डिफरेंट फंक्शन कॉल्स में इधर उधर हम फंक्शन में जाकर आ गए हैं तो लेकिन वो क्या रहेगी, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, वापस रहेगी, जो भी वैल्यू थी उसकी वो रहेगी। लेकिन इस वेरिएबल को का स्कोप क्या है, वही फंक्शन है, इस वेरिएबल को भी हम आउटसाइड दैट फंक्शन यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसकी लाइफ क्या है, बची रहेगी अगर ये कहीं से बाहर जाके भी हम वापिस आ गए। ठीक है, बाकी फंक्शंस के साथ, बाकी वेरिएबल्स के साथ क्या होता है, अगर हम उस फंक्शन से बाहर चले गए तो उन वेरिएबल्स की जो भी लाइफ है वो खत्म हो जाती है, मतलब फिर दोबारा से उनको मेमोरी मिलती है। ठीक है, तो अभी उनको क्या हो जाता है, मेमोरी जो ऑलरेडी मिली हुई थी वो डी एलोकेट हो जाती है जब भी हम किसी और फंक्शन में जाते हैं। लेकिन इन वाले वेरिएबल्स को क्या है, मेमोरी जो एलोकेट हुई हुई थी उस वही मेमोरी एलोकेटेड रहती है, और अगर हम कहीं से घूम फिर के भी आ रहे हैं। देन वी हैव एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास में स्टोरेज मेमोरी में ही रहता है, इनिशियल वैल्यू इनकी क्या होती है, जीरो, और स्कोप क्या रहता है, ग्लोबल। एक्सटर्नल वेरिएबल्स हमारे कौन से होते हैं, ग्लोबल एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास में कौन से वेरिएबल होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स, और लाइफ इसकी क्या रहती है, पूरे प्रोग्राम में रहती है। ठीक है, तो एक्सटर्नल वालों की जो इनिशियल वैल्यू होती है वो भी जीरो होती है, जैसे स्टैटिक वालों की होती है। बाकी दोनों की क्या रहेगी, गार्बेज। और स्टैटिक और एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास वाले वेरिएबल्स की क्या रहेगी, जीरो रहेगी इनिशियल वैल्यू, और एक्सटर्नल का स्कोप क्या रहेगा, ग्लोबल। ठीक है, ये एक्सटर्नल है, मीन्स हम जो वेरिएबल्स है वो एक्सटर्नली डिक्लेयर करें, ग्लोबली डिक्लेयर करें, और उसकी लाइफ पूरे प्रोग्राम में रहेगी। कोई भी फंक्शन है, नंबर ऑफ फंक्शंस है अगर हमारे प्रोग्राम में, तो सभी फंक्शंस में हम इन वेरिएबल्स को क्या कर सकते हैं, जो ग्लोबल है या जो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास के हैं उन्हें कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। एंड चैनल का नेम अभी हमारे क्या हो गया है, द लर्निंग प्लेटर हो गया। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।